गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, हम रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में हम सुने कि रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखो, ये एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, छोटी छोटी जो है आपकी जिंक के टुकड़े हैं, उनको हमने HCl के अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो HCl से क्रिया करके जिंक जो है बना रहा है जिंक क्लोराइड। अब देखो, यहाँ पर क्लोरीन जिंक के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक सिंपल सी सामान्य सी रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखो जरा, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। एक सब्सटेंस है या एक एलिमेंट है जिंक, दूसरा हमारा जो HCl एक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रहे हैं। मतलब कि एरो के इस तरफ वाले जो भी आपके सब्सटेंस है या एलिमेंट है या कंपाउंड है, एरो के उस तरफ वाले एलिमेंट सब्सटेंस या कंपाउंड से पूरी तरह से कैसे है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, मतलब कि इनकी कोई भी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी दोनों में जो है डिफरेंस आएगा, दोनों में अंतर आएगा। ठीक है, जैसे हम मान लो H2O2 से हम वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाया H2O2 से, फाइन। अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, बट वाटर की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, पूरी तरीके से भिन्न होती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, परंतु जो जल है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक, हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, ऑक्सीजन भी जलने में सहायता करती है, परंतु जो H2O है वो क्या करता है, वो फ्लेमेबल तो नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की भौतिक रासायनिक गुण जो है वो भिन्न होते हैं पूरी तरीके से जल से। ठीक है, तो यही कहने का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपके एलिमेंट है या कंपाउंड है, उनको हम बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट या अभिकारक। तो अभिकारक और इधर वालों को बोलते हैं उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट। तो ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो है दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई एक तत्व यौगिक या फिर कोई भी आयन किसी दूसरे तत्व यौगिक या आयन या गैस में परिवर्तित होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जब कोई एक तत्व यौगिक या कोई भी आपका ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे से अभिक्रिया करके या फिर आपने उसको गर्म किया हो या किसी प्रकार की कोई अन्य वातावरण की परिस्थिति उसके साथ लगाई हो, जिसकी वजह से वो दूसरे तत्व यौगिक में परिवर्तित हो गया है, दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया है, तो इस घटना को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं हम, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है, उसके पूरी तरीके से बैलेंस्ड जो आपका इक्वेशन होता है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया ये हमने लिखी बोर्ड के ऊपर, ये पूरी तरीके से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, मतलब कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। फाइन, चलो, तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। अब देखो, आगे चलते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है। कि भाई कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में दूध का खराब हो जाना, अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा समय के लिए रख दिया हो तो, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर होने वाली कई सारी केमिकल रिएक्शंस है जिनकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हमारा ब्लड प्योर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेली लाइफ में चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, रासायनिक अभिक्रियाओं का बहुत महत्व है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो संचालित होता है या हमारी लाइफ उनके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखो, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के ऊपर आते हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाएं 4-5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट से हम इनके बारे में देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब हिंदी में होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब
योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट या कंपाउंड्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में योग कर रहे हैं और कोई तीसरा यौगिक बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे योगात्मक। जिसमें दो चीजें आपस में जुड़कर कोई नई चीज बना रही है, उसको हम बोलेंगे योगात्मक। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और बनाया MgO, है ना, ये बन गया हमारा MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन, ये हो गया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। या फिर आप दूसरा भी ले सकते हो, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का उदाहरण, कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। इस तरीके से कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एलिमेंट, ठीक है, आपस में जुड़कर जो है तीसरा एलिमेंट बना रहे हैं या तीसरा यौगिक बना रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइन, चलिए फिर ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा। दूसरा टाइप होता है, इसी के अंदर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं विघटन होता है, इसमें टूटती है चीजें, है ना। तो कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लो ये सोडियम कार्बोनेट है या फिर मैंने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इनको गर्म करने पर या किसी अन्य परिस्थिति में ये वियोजित होकर या टूटकर अब जिन चीज़ों से मिलकर ये बने हैं उनमें वापस से ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि ये अगर टूटेगा तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अगर ये टूटेगा तो आपको आपका जो है मैग्नीशियम अलग होगा और क्लोरीन गैस जो है यहाँ से अलग हो जाएगी। तो टूटना, विघटन का मतलब है टूटना, डिकम्पोजिशन होना, टूटना। कोई एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड भी बना सकता है, एलिमेंट्स भी बना सकता है, तो उनको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें हम लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपके जो 9th-10th के सिलेबस की चीज़ें हैं ये। अगला देखो, इसके बाद अगला क्या है, डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हिंदी में प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि ये जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जिंक ने कॉपर का प्लेस ले लिया है और कॉपर को वहाँ से हटा दिया है, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगली रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स को जो है एक दूसरे के साथ वो अपनी जगह को बदलते हैं। जैसे मान लो जिंक क्लोराइड और इसी रिएक्शन में देख लो तो कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा अब कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। फाइन, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हट रहा है, यहाँ से सल्फेट हट रहा है और दोनों अपनी जो प्लेस है उसको एक्सचेंज कर लिया है। फाइन, तो ये हो गई। अब देखो इसके बाद जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो अब रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बनी है ना। एक तो होता है रेड और दूसरा होता है ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब देखिए, रिडक्शन का मतलब हिंदी में होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो इनको पहले हमें समझना होगा इस रिएक्शन को समझने से पहले। ठीक है, क्या होता है अपचयन और ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि एडिशन, आपने ऐड किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि Mg+O2 तो क्या बन रहा था, MgO, यही बन रहा था। मतलब कि मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर क्या अटैच हुई है, ऑक्सीजन, और इसीलिए मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फाइन, चलो फिर ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। ऑक्सीजन तो है ही सही,
पर उसके अलावा भी अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो भी उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि हमने यहीं पर आप देख सकते हो कि Mg और Cl को अगर जोड़ेंगे तो MgCl2 बनेगा, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, इसीलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के कई सारे मतलब है, और भी एक दो मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि इन सभी का हम यूज़ हमारे लिए होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि सिंपली माना जाता है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी क्रिया में से या किसी तत्व में से हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो भी उसको हम कहेंगे कि ये उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, किसी में से हाइड्रोजन जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखो CH3CH2CHO, ये हो गया इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल है। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है ना, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है। तो ये भी ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। अब आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर में क्या है, डिफरेंस है, परिवर्तन है। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन का निकलना, चलो ये तो थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल जो है थोड़ा बड़ा ले लिया, मैं छोटे से एग्जाम्पल से भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम HCl लेते हैं, है ना, तो HCl में Cl है, मतलब कि अगर हम इस HCl को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, HCl को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। या फिर देखो कि अगर मैंने कहा कि जिंक और HCl का रिएक्शन में करा रहा हूँ तो क्या होगा कि जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी, मतलब कि क्लोरीन के पास से हाइड्रोजन चली गई, है ना, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन के अलावा किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन निकले या कोई दूसरा धनात्मक तत्व अगर वहां से निकल रहा है तब भी उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइन, चलो फिर अगला देखो, एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन का, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? तो देखो, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बनाया, तो हम यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन अटैच हुआ है, ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हुआ है या रिमूव हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सोडियम अकेला है। पर सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और इसी वजह से इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फाइन, दूसरा देखो कि तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन वहां से डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, वो होता है वो जो पॉइंट है वो होता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी तत्व का अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन हम कहेंगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ये दोनों चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस जब हम करेंगे तो यही दोनों चीजें हमको काम आने वाली, स्पेशली ये नीचे वाली ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अदरवाइज इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब वो खत्म हो जाता है, बट इसको बताने का क्या सेंस है, इसको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का उपयोग हम अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए करेंगे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो पहले मैं इसी के बारे में बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, क्योंकि ये भी थोड़ी सी नई चीज है, तो हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो, मतलब कि ऑक्सीडेशन के कितने मीनिंग हो गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कि किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का या विद्युत धनात्मक तत्व का जो है निकलना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया, वो भी ऑक्सीडेशन है। और फाइनली अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है,
तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। अच्छा, इसके देखो, इसके अगर अपोजिट बात करेंगे रिडक्शन की, तो रिडक्शन में सब कुछ इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। ऑक्सीडेशन नंबर पर जाने से पहले मैं यहीं पर रिडक्शन को भी बता देता हूं, क्योंकि हमने ये सारी चीजें लिखी रखी है ऑलरेडी, है ना। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अब हम कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, रिडक्शन के लिए हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, जो चीज़ यहाँ पर जुड़ रही है उसको निकालना है, और अगर जो निकल रही है उसको जोड़ना है, बस यही करना है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब कि हम ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे, और किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब कि एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये भी उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। दूसरा देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो हमने लिख दिया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, मतलब जैसा इसमें उसका जस्ट अपोजिट। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया और क्लोरीन का आयन फॉर्म किया, क्लोरीन नेगेटिव बनाया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिडक्शन हुआ है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन ने क्या लिया हुआ है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक लिया हुआ है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ये सब चीजें देखी। अब देखो आगे देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने कहा ये इसका जस्ट अपोजिट है। फाइन, इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब गेन करना, ये रिडक्शन कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, घटने का मतलब कि एरो के इस तरफ कुछ और है और एरो के उस तरफ कुछ और है। देखो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वो कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस तरफ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 0 से कितना हुआ, +2, मतलब इंक्रीज हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फाइन, फिर आप देखो कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, इसीलिए हम कहेंगे कि 0 से -1 मतलब कि डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है रिडक्शन हुआ है। ये ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैसे लिखा, कहाँ से आया, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मतलब कि ऑक्सीकरण होना, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना मतलब कि अपचयन होना। ठीक, चलिए अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर का बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वास्तव में क्या होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी अभिक्रिया को आसानी से संतुलित या बैलेंस कर सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट हो, मान लो जैसे मैंने कहा सोडियम 11, इसके लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, भाई सोडियम के पास 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होंगे, 1, है ना। यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक, तो यहां पर ही ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कि ऑक्सीकरण संख्या वह इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो कि उस तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो किसी को देना पड़े या किसी से लेना पड़े। जैसे यहाँ पर सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो यहाँ पर उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। तो हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, है ना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। जैसे कि मान लो जैसे कि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो उसके हिसाब से अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 पहले में और लास्ट वाले में
6 इलेक्ट्रॉन। तब ऑक्सीजन को क्या जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन नंबर हम कितनी लिखेंगे, -2। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का वो नंबर है जो लास्ट में, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है, वह नंबर है जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए या तो उसको किसी को डोनेट करना पड़ता है या किसी से उसको लेना पड़ता है। ठीक है, अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, अगर वो गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा। बात क्लियर, इतनी बात सभी को। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करना है, प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है पहली चीज, और जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देना हो या किसी से लेना हो वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब देखो जब मान लो हम कोई रिएक्शन को जो है बैलेंस कर रहे हैं या किसी अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, तो उस समय तो हम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर जो है कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद करना है जो कि हम अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर फ्री होते हैं। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हर यौगिक में बदल जाती है, पर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव एक जैसी ही रहती है, कुछ स्पेशल केस को छोड़कर। ठीक है, तो इसलिए जो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है अगर वो हमको याद रहेंगे तो जिनकी फिक्स नहीं होती है उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है सोडियम वाली जो फैमिली है, ठीक है, लिथियम सोडियम वाली, वो पूरी फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, कल परसों ही मैंने पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पूरा बनाया था, तो उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम वाला, उसका जो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है। ठीक, उसके बगल वाला जो मैग्नीशियम बेरिलियम वाला मैग्नीशियम, ये वाला जो ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक, तो ये दोनों एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक के जो ग्रुप हैं, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या जो है बोले 99% 9 केस में जो है कैसी होती है, हमेशा स्थिर होती है, फिक्स होती है। ठीक है, जैसे इसकी +1 है, इसकी +2 है। ठीक, फिर जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़ा था, बहुत सारी धातुएं पढ़ी थी, है ना, लोहा है या और भी कोई और भी बहुत सारी मेटल थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना, इस तरीके से बहुत सारी मेटल थी। तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं करते हैं, वो हम निकालेंगे जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम निकालेंगे, तो उनको हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। फिर देखो पी ब्लॉक में अगर आते हैं तो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन की जो फैमिली है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है 4 होता है। ठीक, फिर उसके बाद में कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है वो +3 और +5 -3 और -5 जो है शो करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली -2, ठीक है, फिर हेलोजन फैमिली आएगी आपकी, फ्लोरीन क्लोरीन वाली, ये -1, और जो आदर्श गैसें हैं उनकी 0। ठीक है, तो देखो अब हमको याद कौन कौन सी रखना है। आप केवल ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली इनकी याद रखो, -2 और -1, और इधर से इन दोनों की याद रखो। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो अभी मैं वहाँ पर लिख कर छोड़ रहा हूँ ताकि हम कोई भी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमें ध्यान में रहे कि हमारा ऑक्सीकरण संख्या क्या है ना। चलो, अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर छोटे छोटे नियम हैं, वो भी मैं फटाफट बता देता हूँ कि अगर कोई तत्व, कोई एलिमेंट मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, जैसे कि अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन अकेला, क्लोरीन अकेला, ठीक है, ऑक्सीजन अकेला, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाता है, 0। ठीक है, कोई भी तत्व या तो वो अकेला हो या वो अपने ही जैसे किसी एलिमेंट के साथ अटैच हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन से ही अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही अटैच है, या फिर जैसे ये जिंक है, ये किसी से अटैच नहीं है तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, तो इसको भी हम एक तरफ लिख देते हैं कि फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट के लिए क्या है, 0। फाइन। अब देखो इसके अलावा एक और छोटा सा नियम है, एक और छोटा सा नियम ये है कि अगर कोई एलिमेंट ऐसे इस तरीके से चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा, मान लो मैं लिख देता हूँ Cu2 पॉजिटिव, है ना,
ये इस तरीके से लिखा, या मैंने लिखा क्लोरीन 1 नेगेटिव, या मैंने लिखा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई भी एलिमेंट अगर उसके ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, तो उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक। इसके ऊपर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज है उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही मानी जाती है। क्लियर इतनी बात? चलो, तो ये कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखना है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि एस ब्लॉक के जो दोनों ग्रुप है, लिथियम वाला और बेरिलियम वाला, इन दोनों के ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम केस में फिक्स है +1 और +2। हेलोजन फैमिली में हम बात करें तो हेलोजन फैमिली की -1 है, ऑक्सीजन फैमिली की -2 है, ये हमको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा फ्री स्टेट में कितनी रहेगी? 0 रहेगी। फिर उसके अलावा अगर आयन के फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वही होगी जो जितना उसके ऊपर चार्ज है। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अगर मैंने कंपाउंड लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा K2Cr2O7, है ना, मतलब कि इसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन सा कंपाउंड है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें अगर आपसे पूछा जाता, देखो ऑक्सीडेशन नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, और उस कंपाउंड में से आपको जिस भी एटम या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमसे कहा गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये एक कोई कंपाउंड है, एक यौगिक है, और इसमें आपको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखो अब जरा, क्रोमियम की जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है उसको हम क्या मानते हैं? x मानेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 2 क्रोमियम है इसलिए हम 2x मानेंगे, ठीक। अब इसके इस तरफ ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ पोटेशियम है ना। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, ठीक है, -2। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 7, इसलिए हम लिखेंगे × 7। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ये सोडियम पोटेशियम के नीचे आता है ना, पोटेशियम जो है सोडियम के नीचे आता है। तो ठीक है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो हमने उसको मान लिया x, ठीक, ये x मान लिया, और 2 क्रोमियम है इसलिए इसको क्या मानेंगे? 2x। अब इस तरफ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, तो ये लिखा मैंने -2। अब चूंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 7, इसलिए इसको 7 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। इस तरफ देखो तो पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, ठीक है, और पोटेशियम कितने हैं? 2 है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 2 से इंटू कर देंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक। अब देखो कि कोई भी जो यौगिक है, कोई भी जो कंपाउंड है, वो चार्जेस के बेसिस पर या इलेक्ट्रिकली अगर हम उसको देखें तो वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। मतलब कि इस यौगिक पर कोई भी आवेश है क्या? नहीं है। तो इन सबके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? हमेशा 0, है ना, क्योंकि कोई भी यौगिक जो है वो उदासीन होता है, और इसीलिए बराबर में, इस इक्वेशन के बराबर में, इक्वल में हम 0 का यूज करेंगे, ठीक। मतलब कि ये सब चार्ज जो है किसके इक्वल है? भाई देखो, मान लो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, क्रोमियम पर जो भी हो वो अभी निकलेगा, और ऑक्सीजन पर -2 है, तो ये सब कैंसिल होकर आपस में, तो यहाँ पर जितने भी आवेश है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर और तब जाकर के ये यौगिक बना, इसलिए यौगिक को जो है उदासीन बोला जाता है। तो देखो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? -14, ये हो जाएगा आपका 2 × ये हो गया 2 + 2x, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये 14 हो गया, ये 2x, 14 - 2, 14 - 2 बचा 12, और x इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6, मतलब कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? 6 है। क्लियर इतनी बात सबको? तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को दिए जाएंगे। इस सिंपल सी रिएक्शन है, उसको हम बैलेंस करेंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की कई सारी मेथड होती है। पहली मेथड होती है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि आपको मन से नंबर्स लगाकर वहां देखने हैं कि वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मेथड कब यूज होती है? जबकि आपको सिर्फ बोला जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है, मतलब कोई मेथड नहीं पूछी जाए, ठीक है। तो वो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। जैसे कोई भी रिएक्शन है, आपको देखना है कि भाई ये जैसे मैंने लिखा A + B और यहाँ पर लिख दिया 2C और 4D, ऐसे
तो अब आपको देखना है कि भाई इधर जो है प्रोडक्ट आपका C यहाँ पर 2 है, तो इस तरफ भी जो है वो 2 ही होना चाहिए। इधर अगर 4 है तो इस तरफ भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। मान लो ये C की जगह कार्बन है, या D की जगह जो है ये ऑक्सीजन है, इस A की जगह भी मान लो ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन है। तो देखो जरा कि अब कार्बन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन 4 और 2 मतलब कि 4 दूनी 8, तो 8 कार्बन है, तो यहाँ भी 8 होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4। यहाँ पर कार्बन 2 है तो इधर भी क्या लगा देंगे, 2। तो इस तरीके से पहली मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि आपको अपने अंदाजे से अपने आप उसको नंबर्स का यूज करके और देखना है कि ये बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो मेथड तो जो है उसका कोई ना ऐसा कोई नियम वगैरह कुछ नहीं है, वो तो आप हिट एंड ट्रायल मतलब अपने आपकी जो IQ है उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, दूसरी जो मेथड है जो हमको पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, मतलब ऑक्सीकरण संख्या विधि। अब इसमें आप किसी भी अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे। देखो एक रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एग्जांपल है जिंक प्लस HCl है ना, जिंक प्लस HCl और ये बना रहा है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, और इसको हमको बैलेंस करना है। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, अभी हमने रिएक्शन के टाइप पढ़े है ना, कॉम्बिनेशन पढ़ा और बहुत सारे पढ़े, और लास्ट में कौन सा पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो रहे हो, मतलब किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे तत्व का जो है अपचयन हो रहा हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली जो है परफॉर्म हो रहे हैं, तो देन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन को अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो जरा ये बैलेंस अभी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 है और एरो के उस तरफ क्लोरीन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, एरो के उस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि देखो 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यही मतलब है कि आपको अंदाजे से देखकर नंबर लगाने हैं। ठीक है, तो उससे तो कोई इशू नहीं आएगा, सीधा 2 लगाया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बट ऑक्सीडेशन नंबर से कि ये 2 जो आपने लिखा है यहाँ पर, ये 2 आप किस आधार पर यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, उसका बेस क्या है वो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा कि इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब एरो के इस तरफ वाले भी और एरो के उस तरफ वाले भी, इन सभी के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, क्योंकि जिंक कौन सी पोजीशन पर है, फ्री स्टेट में, अकेला है जिंक। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, क्योंकि ये हेलोजेंस में आता है। यहाँ अभी बताया था मैंने कि हेलोजेंस जो भी है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सभी का -1 होता है, तो क्लोरीन का -1 है। यहाँ पर देखो अब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, भाई क्लोरीन का तो -1 होता है और जिंक को मान लिया हमने x, तो x + -1 × 2, 2 क्लोरीन है और इक्वल में क्या रखेंगे 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -2 और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2, मतलब x बराबर से 2 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का कितना है, +2। ठीक, उधर हाइड्रोजन का बताओ कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो फ्री स्टेट में। हाइड्रोजन भी तो अकेला ही है, मतलब हाइड्रोजन के ही साथ अटैच है तो उसको फ्री ही माना जाएगा। अगर वो किसी दूसरे के साथ अटैच होता जैसे HCl, HBr, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम जो है +1 लिखते हैं। बट हाइड्रोजन अकेला है, कोई भी एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। तो पहला जो स्टेप होता है ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए, है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि सभी तत्वों के ऊपर, जितने भी तत्व हैं यहाँ पर, उन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर।
दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ आपको कंपैरिजन करना है। आपको ये देखना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, मतलब कि बढ़ गया है ना। तो हम यहाँ पर उसको इंडिकेट करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कितना हुआ, 0 से 2, मतलब कि 2 नंबर से ऑक्सीडाइज हुआ ये, तो 2 नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाना है, सिर्फ नंबर लेना है। ठीक है, तो 0 से 2 +2 मतलब कि 2 का अंतर आया, तो वो अंतर, वो डिफरेंस हमको लिखना है। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +1 है और वहाँ पर कितना है, 0 है, मतलब कि कम हुआ है। तो देखो जरा, ये लिख दिया हमने, कम हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है ना। और कितने नंबर से कम हुआ है, तो +1, मतलब कि 1 नंबर की कमी हुई है। यहाँ पर +1 था तो +1 से 0 हो गया। फाइन। अब देखो क्लोरीन का -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, मतलब क्लोरीन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए उसको हमको टच नहीं करना है। केवल हमें उन्हीं एलिमेंट से मतलब है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब कि उसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ, और कितने नंबर से हुआ, 2 नंबर से। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, कितने नंबर से कम हुआ, 1 नंबर से। फाइन। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि ये पूरी रिएक्शन फिर से लिखो, ये जिंक प्लस HCl। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया जिंक Cl2 प्लस H2। फाइन। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन जितने भी नंबर से हुआ है उस नंबर का इनटू हमें करना है किसमें, रिडक्शन वाले में, मतलब कि ये HCl वाले में। और ये सारी जो मल्टीप्लाई हम करेंगे ये एरो के इस तरफ करना है बस। प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाना हमको नहीं करना है। हमें जो भी इनटू करना है वो किस में करना है, रिएक्टेंट में करना है, एरो के लेफ्ट साइड में करना है, इस तरफ करना है, जिसको हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में ही आपको किसी भी नंबर का गुणा करना है, या कोई भी चीज जो भी चेंज होगा इस तरफ होगा, उस तरफ, फिर इसके बेसिस पर उस तरफ चेंज होगा। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सीडेशन कितने नंबर से हुआ, 2, किसका हुआ, जिंक का, तो इस 2 का इंटू हम किस में करेंगे, रिडक्शन वाले में, और रिडक्शन जितने नंबर से हुआ है उसका इंटू करेंगे ऑक्सीडेशन वाले में। ठीक है, तो रिडक्शन तो 1 ही नंबर से हुआ है, इसलिए यहाँ 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है ना। बट ऑक्सीडेशन कितने नंबर से हुआ है, 2 नंबर से, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। बात समझ में आ रही? तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें केवल हमको ज्यादा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये जो 2 हमने लिखा था हीट एंड ट्रायल मेथड में, वो 2 हमने कहाँ से लेके आए, वो 2 एक्चुअल में क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, किसका, जिंक का। ठीक है, और इसीलिए उसको हमने जिसका रिडक्शन हुआ है उसके सामने लिखा है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो कुछ नहीं किया हमने, केवल सबसे पहले रिएक्शन में सभी एलिमेंट्स के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने करेक्ट लिख लिए तो मतलब कि आपकी रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई मिस्टेक आ गई तो फिर आगे तो मिस्टेक होना ही है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जो हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, इसलिए ये नंबर 2 जो है ये इसके सामने लिखा हुआ है। और अगर मान लो रिडक्शन 3 से हो रहा होता है ना, रिडक्शन में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो 3 नंबर हम कहाँ लिखते, फिर जिंक के आगे, है ना। तो जो रिडक्शन होता है वो नंबर हमको ऑक्सीडेशन वाले के सामने लिखना है, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नंबर किसके वाले सामने लिखना है, रिडक्शन वाले के। ठीक है, ये दोनों को हमको एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के साथ बदल देना। तो चूंकि रिडक्शन तो 1 ही नंबर से हो रहा था, 1 ही नंबर का चेंज है, इसलिए हमने उसको जिंक के सामने लिखने की जरूरत नहीं समझी, है ना। और ऑक्सीडेशन 2 नंबर से हुआ, इसलिए हमने 2 लिख दिया। फाइन। अब देखो एक और अगला एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल है, इसमें भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये लिखा मैंने C6H6, इसका कोई नाम बता सकता है क्या? C6H6 का नाम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? बहुत ही जनरल
कॉमन क्वेश्चन है ये भी इसको बोलते हैं बेंजीन, है ना। क्या है ये? बेंजीन। इसको इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, है ना, ये बेंजीन होता है C6H6। तो बेंजीन ने रिएक्शन किया है ऑक्सीजन से और फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को अब हमको बैलेंस करना है। फाइन, तो शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है सभी के ऊपर लिखना शुरू करो। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, है ना। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। भाई जिनके मालूम है वो तो पहले लिखो, फिर जिनको कैलकुलेट करना है वो उनको हम बाद में करेंगे, है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना है? -2। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। मतलब अब हमें निकालना सिर्फ इस कार्बन का है ना। तो निकालो जरा। कार्बन X माना, कितने कार्बन है? 6, तो 6S, है ना। प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है और कितने हाइड्रोजन है? 6, तो ये हो गया +6 इक्वल में क्या रखेंगे? 0, तो ये हो गया 6 = 0, 6S। ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6, है ना। फिर ये हो गया 6S X और X इक्वल टू आ जाएगा -6/6, मतलब कि -1। फाइन, मतलब कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया हमारा? -1 आया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने -1। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो X मानो, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन है और इक्वल में 0, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और फाइनली ऑक्सीजन जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4 +4। फाइन, इतनी चीज़ सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आगे चले। तो अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर था सभी का ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख दिया। अब दूसरा देखो, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि आपको पहचानना है कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। तो देखो कार्बन का यहाँ -1 से कितना हो गया? +4, ये -1 से +4। फिर हाइड्रोजन का देखो तो सेम है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तो सॉरी 0 है ना, हमने -2 लिख दिया। ऑक्सीजन तो फ्री स्टेट में है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 और 0 से ऑक्सीजन कितना हो रहा है? -2 और इस वाले कंपाउंड में भी कितना हो रहा है? -2। 2 बार -2 हुआ है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या क्या हुआ है वो देखो। यहाँ पर 0 से -2 हुआ है, मतलब कि कम हुई है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये हुआ है अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन और कितने नंबर से हुआ है भाई? यहाँ पर एक बार हुआ, यहाँ पर भी एक बार हुआ, मतलब -2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2 × 2 मतलब कि आ जाएगा 4, ठीक। फिर देखो यहाँ पर देखो तो कार्बन जो है -1 से हो गया +4, मतलब कि 5 मार्क्स का इसमें अंतर आया। 5 का नहीं 6 का आएगा, है ना। -0 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 मतलब 5 का आया। हाँ 5 का आएगा। तो देखो जरा 5 का आया तो कितना आया? तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑक्सीजन कितने अंक से हुआ है? 5 अंक से। कार्बन कितने हैं? 6, तो ये हो गया 6 पंजे 30। बात समझ में आई? टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 30। यहाँ पर एक कार्बन का जो है -1 है, तो सॉरी एक कार्बन का जो चेंज हुआ है वो 5 है, तो 6 कार्बन का कितना होगा? 30। यहाँ पर एक ऑक्सीजन में चेंज -2 है, तो 2 ऑक्सीजन में कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ रही? एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने सभी का लिख लिया, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को भी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हमको कैलकुलेट कैसे करना है कि देखो यहाँ पर जो कार्बन है ये -1 से कितने में चेंज हुआ है? +4 में। सीधी सी बात, -1 से +4 कितना का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। बड़ा है ना भाई, -1 से 4 हुआ है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 5 अंक इसमें बढ़े हैं, 5 नंबर से इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। और कार्बन की संख्या कितनी है? 6, इसलिए हमने यहाँ पर 6 का गुणा करा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए 6 का गुणा करा तो हो गया 30। भाई एक कार्बन में 5 अंक का परिवर्तन है, तो 6 कार्बन में कितने अंक का परिवर्तन हुआ? 30 अंक का। इसीलिए हमने 6 से यहाँ पर क्या कर दिया? इंटू कर दिया। ऊपर देखेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, भाई एरो के इस तरफ ऑक्सीजन 2 जगह है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन -2, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 हुआ, मतलब कम हुआ। फिर एक बार फिर 0 से क्या हुआ, -2, मतलब कि -2 दो बार, उसमें 2 बार कमी हुई है। ठीक है, 2 बार ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में भी हुई है और एक बार H2O में भी हुई है। इसलिए हम इस 2 को भी कितनी बार लिखते हैं, 2 बार, और यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से रिडक्शन जो है वो 4 से हुआ है और ऑक्सीडेशन जो है वो 30 से हुआ है। तो इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, इसको आप 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 50, है ना। इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा का ऐसा यूज भी कर सकते हो, एज इट इज यूज भी कर सकते हैं, या उनको हम सिंपल करके भी यूज कर सकते हैं। फाइन, तो देखो जरा क्या हुआ फिर। अब ऑक्सीडेशन 15 नंबर से चेंज है, उसका जो है हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, O2 में। और जो रिडक्शन हुआ है 2 नंबर से, उसका मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। तो करो जरा, ये रिएक्शन मैंने फिर से लिख दी, C6H6O2 और CO2 प्लस H2O, है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का। कितने से हुआ है, 15 से। तो ये 15 नंबर हम कहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन के सामने, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है ना। रिडक्शन कितने से हुआ है, 2 से, तो ये 2 नंबर यहाँ लिख दो। अब देखो, अब इन दोनों के बेसिस पर हम उस तरफ वाली चीज़ों को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 × 2 मतलब 6 दूनी 12 कार्बन है, और वहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12। अब देखो कार्बन को 12 करने के चक्कर में ऑक्सीजन का भी नंबर चेंज हो गया। तो फिर उसको देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, अब टोटल 12 × 2 मतलब 24, और एक यहाँ का मतलब 25 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 30 है, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इस तरफ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। तो 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 करने के लिए हम यहाँ पर अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो ये 6 ऑक्सीजन और 12 दूनी 24 ऑक्सीजन इधर और 6 इधर के, तो ये कितने हो गए, ये भी 30 हो गए, और ये जो है ये भी 30 है। और हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर भी 6 दूनी 12, तो ये टोटली हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। देखो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 2 4 उदाहरण एग्जाम्पल जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अभी 1 2 एग्जाम्पल से हो सकता है कि नहीं भी समझ में आ रहा हो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि पहली स्टेप तो आप ये सीखो कि आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखते आना चाहिए, है ना, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में हम क्या सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद फिर आप रिएक्शन को धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से करके देखिएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो फिर कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो भी होगा उसमें मैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें आसानी से आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मुझसे, और अगली जो हमारी क्लास लगेगी उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।